सेकंड पार्ट आपके oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी oogenesis, जिसे कि हिंदी में बोला जाता है आपका अंडजनन, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए oogenesis कहते किसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फीमेल के अंदर गैमीट बनने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है, आपका oogenesis बोला जाता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस किसे बोला जाता था, मेल के अंदर आपके मेल गैमेट का बनना। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता था। इसी तरह से फीमेल के अंदर आपके फीमेल गैमेट का बनना oogenesis कहा जाता है। फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट आपका ओवम होता है या फिर अंडाणु होता है। तो अंडाणु बनने की प्रोसेस आपकी oogenesis कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करें कि आपका मेल में जो आपका मुख्य जननांग था वो आपका टेस्टिस था, लेकिन हम मादा के अंदर मुख्य जननांग की बात करें तो वो आपके ओवरी होते हैं, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अंडाशय के अंदर ही ये सारी प्रोसेस चलती है, oogenesis चलती है। जैसे वहाँ पर हमने टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में सुना था, जर्मिनल एपिथेलियम पढ़ा था। उसी तरह के जर्मिनल एपिथेलियम की कुछ सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स इसके ओवरीज के अंदर भी पाई जाती हैं, जिनसे कि आपकी कोशिकाएं बनती हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। अब हम बात करें इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की, तो ये आपकी क्रिया भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है, में ही प्रारंभ। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो आपकी क्रिया थी वो आपकी मैचुरेशन फेज़ में, यानी कि परिपक्व अवस्था, यानी कि जब हमारी टीनेज आती है 13 ईयर टू 18 के बीच में, तब आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट होता है। लेकिन हम oogenesis की बात करें तो oogenesis आपका भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। अब बात करें अंडाणु के अंदर होता क्या है आपका, तो ओवम में आपका यॉक होता है, यॉक यानी कि पीतक। उसके अलावा आपका साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य होता है आपका, और कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसमें, और ऐसे ही कुछ ग्लाइकोजन पाया जाता है। ठीक है, इस तरह के कुछ सब्सटेंस उसके अंदर पाए जाते हैं। उसके आकार की बात करें तो अंडाणु जो है वो आपका आकार में बड़ा होता है और वो अगतिशील होता है, यानी कि नॉन मोटाइल वो होता है। स्पर्म्स आपका आकार में बहुत छोटा था और वो मोटाइल था, यानी कि वो गतिशील था। लेकिन आपका ओवम है वो आकार में बहुत बड़ा है और आपका नॉन मोटाइल है। अंडाणु के आपके यानी कि ओवम के मेजरली 3 वर्क्स आपके दिए गए हैं बुक के अंदर। पहला जो आपका काम है वो 2n जाइगोट के लिए आपके क्रोमोसोम्स उपलब्ध करवाता है। देखिए जाइगोट कैसे बनता है, जब आपका स्पर्म्स मिलता है और आपका ओवम मिलता है, जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। स्पर्म्स भी आपकी हैप्लॉइड सेल्स है और ओवम भी आपका हैप्लॉइड सेल्स है। जब ये दोनों मिलते हैं तो आपका 2n बनती है। तो इसके पास 23 क्रोमोसोम्स का सेट ऑलरेडी है स्पर्म्स के पास, लेकिन जाइगोट बनने के लिए हमें 23 क्रोमोसोम्स और चाहिए। तो वो कौन उपलब्ध कराएगा, वो आपका ओवम हमें प्रोवाइड कराएगा। तो पहला वर्क इसका क्या हो जाएगा कि जाइगोट बनने के लिए 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट हमें उपलब्ध करवाता है। दूसरे की हम बात करें कि जाइगोट जब बनेगा तो उसको साइटोप्लाज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो साइटोप्लाज्म कौन उपलब्ध करवाता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाता है ओवम के अंदर। स्पर्म्स के अंदर साइटोप्लाज्म नाम मात्र का पाया जाता है, क्योंकि हमने देखा था वहाँ पर कहीं भी साइटोप्लाज्म नहीं था, सिर्फ मिडिल पीस के अंदर आपका थोड़ा सा साइटोप्लाज्म साइड में भरा हुआ था। ठीक है, बाकी के आपका कहीं भी साइटोप्लाज्म हमें देखने को नहीं मिलता। तो जाइगोट के लिए साइटोप्लाज्म कौन प्रोवाइड कराएगा, आपका ओवम। इसके अलावा इसका तीसरा वर्ग का एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसको फूड प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इसके अंदर देखिए प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और ग्लाइकोजन है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह सारे इसके अंदर पाए जाते हैं यॉक के अंदर इसमें। तो वो जो एम्ब्रियो हमारा डेवलप होता है उसके लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं। तो मेजरली इसके 3 काम हो जाते हैं ओवम के। अब हम oogenesis प्रोसेस पर आते हैं। तो आपकी oogenesis जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ही 3 स्टेप में पूरी होती है। पहली आपकी गुणन प्रावस्था, यानी कि आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज़। दूसरी आपकी वृद्धि प्रावस्था, यानी कि ग्रोथ फेज़। और तीसरी आपकी परिपक्वन प्रावस्था, यानी कि मैचुरेशन फेज़। चलिए हम इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर oogenesis पढ़ रहे हैं, तो हम ह्यूमंस के एग को सिर्फ नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उन सबके एग को हम पढ़ रहे हैं, यानी कि स्नेक के, रेप्टाइल्स के एग को भी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम आपके एबीज़ के जो जितने भी पक्षी पाए जाते हैं उनके एग को भी हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ह्यूमंस के एग का भी हम स्टडी करेंगे। ये कंप्लीट oogenesis हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी ये जो यूनिट है इसमें चैप्टर गैमेटोजेनेसिस के अलावा एक आपका विटेलोजेनेसिस और है, विटेलोजेनेसिस,
जिसे बोला जाता है आपका यॉक फॉर्मेशन। तो यॉक फॉर्मेशन भी मैं अगले लेक्चर में कराने की कोशिश करूँगा। तो यॉक आपका सिर्फ कुछ ही अंडों में बनता है, ह्यूमन के अंदर नाम मात्र का यॉक बनता है, तो वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ओवम किस तरह से बनता है। तो देखिए आपके ओवरी के अंदर प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बन चुकी हैं, ठीक है, जर्म सेल्स आपकी बन चुकी हैं जर्मिनल एपिथेलियम से। प्रीमोर्डियल जर्म सेल के अंदर आपका समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि माइटोसिस डिवीज़न होगा। माइटोसिस डिवीज़न चूँकि रिडक्शनल डिवीज़न नहीं होता है, यानी कि एक जैसी ही सेल्स आपकी रहने वाली हैं, क्रोमोसोम्स आपके समान नंबर से रहने वाले हैं। तो जैसी 2n थी, यहाँ पर भी 2n, 2 कोशिकाएँ बन जाएगी। चूँकि इस प्रावस्था का नाम गुणन प्रावस्था है, यानी कि सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो एक सेल से 2 सेल बनी, 2 से आपकी 4 सेल्स बन गई, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फेज़ यहाँ आकर आपका ख़त्म हो जाता है। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से आपकी क्या बन जाती है, ऊगोनिया आपकी बन जाती है, या फिर ऊ मदर सेल। वहाँ पर आपकी क्या बन रही थी, स्पर्मेटोगोनिया बन रही थी, यहाँ पर आपकी ऊगोनिया बन जाएगी, या फिर ऊ मदर सेल आपकी बन जाएगी। प्रीमोर्डियल जर्म सेल से ऊगोनिया बनने की प्रोसेस आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाती है। जो आपका मल्टीप्लिकेशन फेज़ है वो आपका भ्रूणीय अवस्था में ही कंप्लीट हो जाता है। अभी तक आपका जो एम्ब्रियो है वो बन रहा है, और एम्ब्रियो के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन फेज़ कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एम्ब्रियो के अंदर आपके ओवम, एम्ब्रियो के अंदर जो ओवरीज होंगे उसके अंदर ये प्रोसेस चल रही है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल से ऊगोनिया बनने की प्रोसेस आपकी एम्ब्रियो के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। जन्म के बाद ये प्रोसेस रुक जाती है, यानी कि जन्म के बाद किसी भी प्रीमोर्डियल जर्म सेल से ऊगोनिया का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊगोनिया बन चुकी है। ऊगोनिया जो सेल है आपकी, या ऊ मदर सेल है, वो वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करेगी, यानी कि ग्रोथ फेज में प्रवेश करेगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ओवरीज के अंदर, ये आपकी ओवरीज के अंदर है, तो एक ओवरीज के अंदर लगभग 20 लाख ऊ मदर सेल्स या फिर ऊगोनिया आपके बन चुके होते हैं भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है। एक अंडाशय के अंदर प्रीमोर्डियल जर्म सेल से 20 लाख ऊगोनिया आपके बन चुके होते हैं भ्रूणीय अवस्था में ही, यानी कि जन्म से पहले ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी होती है। अब आपकी जो ऊगोनिया है वो भ्रूणीय वृद्धि प्रावस्था यानी कि ग्रोथ फेज़ में प्रवेश करेगी, और ग्रोथ फेज़ में प्रवेश करने के बाद इसमें आपके साइटोप्लाज्म में वृद्धि होगी, यानी कि कोशिका द्रव्य। उसके अलावा आपके केंद्रक में वृद्धि होगी, केंद्र के जो पदार्थ होता है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ वृद्धि से जुड़ी हुई है। तो साइटोप्लाज्म में वृद्धि होगी, केंद्रक में वृद्धि होगी, तो ये कोशिका आपकी आकार में थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आप, इतनी सी कोशिका थी वो इतनी बड़ी हो चुकी है। एक बात और, जो आपकी वृद्धि प्रावस्था है ये सबसे लंबी चलने वाली प्रावस्था है oogenesis के अंदर। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि oogenesis में सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाली प्रोसेस कौन सी है, तो वृद्धि प्रावस्था आपकी सबसे लंबी चलती है। तो oogenesis से आपकी प्राइमरी oocyte बन जाएगी, जो कि कोशिका बड़ी होगी साइज़ में। तो oogenesis से प्राइमरी oocyte आपकी वृद्धि प्रावस्था के अंदर बन जाएगी। यह प्रोसेस भी आपकी भ्रूणीय अवस्था में ही कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस भी आपकी भ्रूणीय अवस्था में ही कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो आपकी प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte आपकी परिपक्वन प्रावस्था यानी कि मैचुरेशन फेज़ के अंदर प्रवेश करेगी, और मैचुरेशन फेज़ के अंदर प्रवेश करते ही इसमें एक पहला रिडक्शनल डिवीज़न होगा, यानी कि अब यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या घटेगी। तो रिडक्शनल डिवीज़न देखिए 2 होते हैं इसके अंदर, परिपक्वन विभाजन के अंदर 2 रिडक्शनल डिवीज़न होते हैं। पहला आपका होता है प्राइमरी oocyte के अंदर, और प्राइमरी oocyte के अंदर जब आपका फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी कि आपका मियोसिस फर्स्ट जब होगा तो उससे 2 सेल्स बनेंगी। ये जो विभाजन है आपका अर्धसूत्री विभाजन, ये असमान विभाजन होता है। असमान का मतलब ये होता है कि एक कोशिका ये है, तो इससे जब 2 कोशिका बनेंगी तो एक साइज में बड़ी होगी, दूसरी छोटी होगी। सेम केस यहाँ पर है। देखिए जब प्राइमरी oocyte से मियोसिस फर्स्ट होगा आपका, तो एक जो आपकी कोशिका बनेगी वो साइज़ में बड़ी होगी, और दूसरी आपकी सेल्स है वो साइज़ में थोड़ी सी छोटी होगी। तो जो आपकी बड़ी कोशिका बनेगी उसको नाम दिया गया है यहाँ पर सेकेंडरी oocyte, या फिर हम कहें इसे द्वितीयक अंडक, और प्राइमरी oocyte को बोला जाता है प्राथमिक अंडक, ठीक है। ये प्राथमिक अंडक है, ये आपका द्वितीयक अंडक है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद एक कोशिका बड़ी बनती है, एक छोटी बनती है। छोटी जो कोशिका है उसको बोला जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी कि प्रथम ध्रुवकाय। एक कोशिका ये बनती है, और एक आपकी सेकेंडरी oocyte बनती है। अब दूसरा क्या होगा आपका कि सेकेंडरी oocyte में दोबारा आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जब आपका होगा तो इसमें फिर दोबारा वही असमान विभाजन होगा। असमान विभाजन से एक कोशिका आपकी बड़ी बनेगी, दूसरी आपकी छोटी कोशिकाएं बनेंगी। तो एक जो बड़ी कोशिका बनेगी उसे नाम दिया जाएगा आपका ओवम या फिर अंडाणु, और जो छोटी कोशिका बनेगी वो बनेगी आपकी सेकेंड पोलर सेल या फिर द्वितीय
ध्रुव काय, ठीक है। और ये जो आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी है, इसमें फिर दोबारा डिवीज़न होंगे और डिवीज़न के बाद आपकी 2 एक्स्ट्रा पोलर बॉडी बनेंगी, यानी कि अतिरिक्त ध्रुवकाय बनेंगे। ये जो पोलर बॉडी है इनका यहाँ पर कोई मेजर काम नहीं है, ये पोलर बॉडी आपकी विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। ये दोनों पोलर बॉडी आपकी विलुप्त हो जाएंगी और ये सेकंड पोलर बॉडी आपकी विलुप्त हो जाएगी। लास्ट में रह क्या जाएगा हमारे पास, ओवम या फिर अंडाणु हमारे पास बच जाएगा। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से अंडाणु बनने की जो प्रोसेस है इसको कम्प्लीटली oogenesis बोला जाता है या फिर अंडजनन इसको बोला जाता है। जो मैंने आपको विटेलोजेनेसिस या फिर यॉक फॉर्मेशन बताया था वो आपका ग्रोथ फेज़ के अंदर आपका होता है। पीतक निर्माण की प्रोसेस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके आधार पर हम अंडों का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, जो कि आपका क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अंडे कितने प्रकार के होते हैं, पीतक के वर्गीकरण और प्रकार के आधार पर। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।